हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपका दो चैप्टर होगा। एक आपका होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, और दूसरा आपका जो चैप्टर होने वाला है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया था 2005 में, उससे लेकर क्वेश्चन होने वाला है। तो इन दोनों चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं और रिपीट भी हो चुके हैं। तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, और कुछ वर्गों के लिए जो उपबंध है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका घटना चक्र ही होता है, ये अपडेटेड घटना चक्र है 2024 का। आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चन को आप कम समय में, जब आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ये लेक्चर नंबर 17 है, जब एक आपका नोट्स तैयार हो जाएगा तो आप इस नोट्स को काफ़ी कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता कि हर बार आप घटना चक्र को ओपन करके आप रिवीजन करें। आपको इस पीडीएफ को रख लेना है। इस पीडीएफ को कहीं भी बैठे रहिए, आपको एक बार में हर एक चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर करने के बाद जाइएगा, बुक ज़रूर करिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि ये सब बनाने में हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया जा चुका है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। ये लगभग लास्ट ही लेक्चर है। इसके बाद अब हम क्या लाएंगे आपके लिए इन्वायरमेंट लाएंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखते हैं। हाँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी जो है वो आपका रात में 9 बजे अब आएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किस में दिया गया है? भाग 16 में दिया गया है। 16 भाग 16 में दिया गया है, ये याद रखेंगे। और आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, ये 330 से 342 एक के बीच में ये आर्टिकल सब दिए रहते हैं। यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है? ये क्वेश्चन आता है कि ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण कहाँ पर प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 330 में प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करता है। अब 332 क्या कहता है? 332 क्या कहता है? जैसे 330 ये कहता है क्या कि 330 कहता है कि ये लोकसभा में है। एक मिनट, कहाँ पे कहता है? तो ये लोकसभा में बात करता है 330। और 332 क्या कहता है? राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात, स्थानों में कितनी सीटें उनको मिलेगी, कितने कहाँ पर स्थान, वो बात करता है। 330 याद रखेगा, 332 याद रखेगा। आप देखिए 106वें संविधान संशोधन द्वारा 106 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में जोड़े गए नए अनुच्छेद क्या थे? तो ये आपको पता होगा कि 330 ए जोड़ा गया था। आर्टिकल 330 ए जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था कि ये लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 आरक्षित सीट, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया है। और 332 ए जोड़ा गया है। तो दोनों याद रखेंगे, 332 ए और 330 ए जोड़ा गया, दोनों जोड़ा गया। एक में कहा गया लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीट होगा, दूसरे में कहा गया राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है? ये भी 1/3 होगा। ये 332 ए के तहत किया गया 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 330 ए और 332 ए को जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए ना 330 ए, यहाँ पर क्या याद रखेंगे? 330, अब सॉरी, ये 330 लिखा गया है। तो ये जो 330 लिखा गया है, तो इसी में जब ए जोड़ दिया गया है तो महिलाओं के लिए बना दीजिएगा, जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब 332 यहाँ लिखा गया है, तो जब 32 में ए जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? महिलाओं के, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 1/3। तो ये ऐसे जब इसको याद करिएगा, लोकसभा में 330 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए, और 106 में ये लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीट का प्रावधान, और 332 में राज्य विधानसभाओं में
महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 331 क्या कहता है। आर्टिकल 331 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशित करने का प्रावधान अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। मतलब जो 104वां संशोधन था 2019, ये संविधान संशोधन वाले में हमने बता दिया है कि जो 104वां संविधान संशोधन था वो आर्टिकल कौन सा था 331, उसको हटा दिया गया है। अब ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय थे वो नहीं, आप हमेशा ये तो याद ही रहा होगा आपको कि 104वां संविधान संशोधन था, कौन सा 104वां संविधान संशोधन 2019 था, लेकिन ये नहीं याद रहा होगा कि कौन सा आर्टिकल हटाया गया था। तो 331 के तहत ये दिया जाता था, इसको हटा दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं 341A क्या कहता है। इसमें ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद जो 341A के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी भी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिष्ट कर सकती है। मतलब कोई भी अगर जाति है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उस जाति को अनुसूचित जाति में किसको रखने का अधिकार है, तो ये राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसी क्षेत्र की जाति को अगर अनुसूचित जाति में डालना है तो वो कौन मतलब अथोराइज होता है, वो कौन डाल सकता है, तो वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डाल सकते हैं। 342(2) के तहत ये कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकता है या उसमें अपवर्तित कर सकता है। तो वो संसद कौन कर सकता है, 342(2) के तहत कर सकता है। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहाँ पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ हैं, ये याद रखेंगे। आप पीसीएस का पेपर एमपी पीसीएस का अगर देते होंगे वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में, वहाँ ट्राइब के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करना है उसके लिए क्या प्रावधान है, तो देखिए ये 4 प्रावधान है। ये बीपीएससी में पूछा गया था, याद रखेंगे। ये बीपीएससी में पूछा गया था कि कौन कौन से प्रावधान है। आदिम लक्षणों के संकेत, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, याद रखेंगे। विशिष्ट संस्कृति, डिस्टिंक्टिव कल्चर, याद रखेंगे। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, तो बड़े समुदाय पर बड़े पैमाने पर जो समुदाय के साथ इनको संपर्क बनाने में शर्म आती है। पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाववाद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कौन कौन से। ये आप एक बार में ये बीपीएससी में पूछा गया है। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट सांस्कृतिक, बड़े पैमाने समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। अब यहाँ पर देखते हैं 15 फरवरी 2024 तक अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो 1257 है। तो याद रखिएगा अभी तक कितनी है अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है, तो ये अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या मतलब ये अनुसूचित जो जाति हैं वो कितने हैं, ये इसका कहने का मतलब ये है 15 फरवरी 2024 तक। तो 1257 है अभी तक एससी कास्ट में जितनी भी जातियां हैं। अब देखिए आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गठन का प्रावधान किया गया था। किसका, तो 338 में किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था 338 में, यहाँ क्या कहा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का गठन किसमें किया गया था, प्रावधान किसमें था 338। लेकिन जो 89वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, इसके द्वारा क्या किया गया, नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338A जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि इसमें ये जोड़कर कहा गया कि अनुसूचित जनजाति आयोग एक पृथक आयोग का गठन किया गया। अब 338 के अगर तहत पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में सिर्फ अनुसूचित जाति आयोग ही गठन की व्यवस्था किया गया है। इसके सिर्फ अनुसूचित जनजाति 338 में और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब 338 क्या कहता है, एससी की बात करता है, 338
ये क्या कहता है, 338 ये कहता है यष्टि की बात करता है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अब देखिए क्या संवैधानिक निकाय नहीं है, वहीं पर आप दे देगा आपके पेपर में एक अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग है, तो इसमें बताना पड़ेगा कौन ये संवैधानिक निकाय है, कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ये संवैधानिक निकाय नहीं है। जांच एजेंसी एनआईए ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो होता है वो भी एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और राष्ट्रीय विधि आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से संवैधानिक निकाय है, कौन कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। आप आवाज़ बता दीजिएगा किस प्रकार से आवाज़ आ रही है, क्योंकि माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, एक वीडियो हमको हटाना पड़ा था एनसीईआरटी का क्लाइमेट वाला, इसीलिए हटाना पड़ा था क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत बेकार आ जा रही थी। ठीक है, आज बता दीजिएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 338 एक खंड में क्या कहा गया है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होते हैं और 3 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसमें कितने अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष या सदस्य होते हैं। तो कितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, तो इसमें याद रखेंगे एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक 3 सदस्य होते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कहता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब आया था, ये आया था 1993 में आया था, ये याद रखेंगे। 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में आया था। 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये कब संविधान संशोधन हुआ था, तो याद रखिएगा 2018 में। तो 102 जो संविधान संशोधन था 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ था और इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया कब था, तो 1993 में आया था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में। निःशक्त जन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम कब आया था, 1995 में आया था, ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया था, 1992 में आया था, याद रखेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अंतर सिंह आर्य। ये 10/1/2005 का जो डाटा है अभी तक का पूछा जा सकता है, तो ये लगा दीजिएगा अंतर सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है, श्री किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहिर हैं। और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये अभी सुर्खियों में थे, नए बने हैं, राजेश वर्मा हैं। तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं, हम आते हैं आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आरटीआई डाला जाता है वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों के ऊपर ही डाला जाएगा, या कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही, मतलब उनके ही डाटा को लेने के लिए डाला जाता है। प्राइवेट के आप अगर ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट का डाटा नहीं लिया। देखिए आप अब एक इनडायरेक्ट थ्रू में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों का भी डाटा ले सकते हैं। कैसे, अब देखिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसका भी डाटा, जैसे अगर कोई आप किसी का ये मान लीजिए कोई एक कॉलेज है, स्कूल है, वो सीबीएसई बोर्ड से क्या है संबंध है, लेकिन वो कॉलेज क्या है प्राइवेट है। अब आप क्या करेंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन लेना है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जाके आरटीआई जो सीबीएसई बोर्ड है ये गवर्नमेंट बोर्ड है, आप यहाँ पर आरटीआई डाल के यहाँ का वो ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते। तो आपको आरटीआई में ये पता होना चाहिए, तो आप हमेशा पब्लिक सेक्टर पर ही ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन पर ही राइट टू इन्फॉर्मेशन ये काम करेगा। प्राइवेट पर डायरेक्ट नहीं काम करेगा, वो इनडायरेक्ट काम करेगा। जो क्या कर सकता है इनडायरेक्टली, जो कुछ कोई भी प्राइवेट कॉलेज है तो वो तो किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी से संलग्न होगी ही, संबंध होगा ही उसका, तो वो यहाँ से आपको यहाँ प्रोवाइड कर देगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ से लेकर यहाँ पर। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ क्या पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार जो अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पहली बार कब पारित हुआ था? लोकसभा में पारित किया गया था 11 मई 2005 को। तो 11 मई 2005 को कहाँ पर पारित किया गया था? लोकसभा में पारित किया गया था। राज्यसभा में पारित किया गया था 12 मई 2005 को, ये राज्यसभा में पारित किया गया था, तो ये याद रखेंगे। अब इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 मई 2005 को, ये राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति दी गई थी। तो ये तीनों डेट याद रखेंगे, 11 मई, 15 मई और 12 मई और 15 मई। राज्यसभा में 12 मई और आप लोकसभा में 11 मई और राष्ट्रपति को 15 मई, ये तीनों याद रखेंगे और तीनों 5वें ही होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का रहा है कि 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में ये प्रभावी हो गया। उस समय जम्मू कश्मीर में 370 लगा था, इसीलिए प्रभावी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र प्रदेश में भी यह लागू हो गया। तो इसमें ये याद रखना है। अब कुछ अगर महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं कि आरटीआई जो अधिनियम के तहत सूचना के अनुरोध करने पर आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। अगर जैसे आरटीआई की सूचना आप मांग रहे हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप क्यों मांग रहे हैं। जैसे किसी वैकेंसी की मांगते हैं, कहीं सूचना नहीं मांगी जाती है वहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, तो ये नहीं वहाँ बताया जाता है कि जो स्टूडेंट मांग रहा है वैकेंसी की इतनी, वहाँ कितनी पोस्ट खाली है, तो ये कभी नहीं बताया जाएगा कि स्टूडेंट क्यों मांग रहा है। तो ये आवश्यक नहीं है कि उसको बताया ही जाए कि हम मांग क्यों रहे हैं। आपको मैं मांग रहा हूँ तो आपको देना पड़ेगा, ये अधिकार हमारा दिया गया है 2005 के तहत। अब यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय जिसने कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, तो ये एक मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि सूचना, ये 2014 में, कि सूचना जब मांग रहे हैं तो उसका कारण बताना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिबेट था। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध करवाना। याद रखिएगा, जो सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना। अब देखिए, सूचना का अधिकार कौन जिम्मेदार है? नौकरशाही उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भी भाग माना गया है। तो ये एक तो विधिक, मतलब ये आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है, ये आपका एक लीगल राइट है। तो ये सूचना का अधिकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यह स्वतंत्र के मूल अधिकार का भी भाग है, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का भाग माना गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आर्टिकल 19 जो कहता है ना, स्वतंत्रता मतलब बोलने का ये सब अधिकार, तो ये आर्टिकल 19 के तहत ये मान लिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उद्देशिका में उल्लिखित है, सूचना पारदर्शिता होना चाहिए। अब यहाँ पर सूचना का प्रकटन होना चाहिए, संसूचित नागरिकता और लोकतंत्र आदर्श की प्रभुत्ता होती है, मतलब एक लोकतंत्र इसमें कायम रहता है। सूचना आप मांग रहे हैं, मतलब आपको एक, जब आपको कोई सूचना दे रहा है तो मतलब एक लोकतंत्र के तहत ही दिया जा रहा है, नहीं तो क्या डेमोक्रेसी में ही दिया जाएगा? हिपोक्रेसी में क्या कोई सूचना देगा आपको? नहीं देगा। क्यों देगा? तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। देखिए, इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है आरटीआई, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो मैं सोचा कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दिया। सूचना के अधिकार का अभिप्राय आरटीआई में शामिल किया गया। देखिए, किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुँच। अब देखिए, ये सूचना का अधिकार में आरटीआई के दायरे में कौन कौन से शामिल हैं। तो आरटीआई के दायरे में पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 2019 से इसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सम्मिलित कर दिया गया है। केंद्र सरकार इसमें सम्मिलित होती है, राज्य सरकार। देखिए, केंद्र सरकार में एक अभी डिबेट हुआ था, जो आप देखे होंगे, कोरोना में पीएम केयर फंड आया था, ठीक है। लगभग उसमें कितना 3000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे लोगों के द्वारा, मतलब जनता ही उसमें दे रही थी पैसा पीएम केयर फंड में। तो ये कहा गया था, किसी ने आरटीआई डाला कि हमको पता होना चाहिए कि हमने जो पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, जनता ने पैसा दिया है, उसको कितना मतलब उसमें जुटाया गया है पैसा। तो इस पर विवाद काफ़ी दिन तक चला था। तो सरकार ने इसके ऑफिशियली बोला था कि ये एक पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट है आपका। अब पता नहीं किस हिसाब से वो प्राइवेट बोले थे, तो प्रधानमंत्री जो पीएम मतलब सरकारी होगा, कौन प्राइवेट होगा, लेकिन सरकार ने देने से मना कर दिया था
कि ये बोल दिया गया था कि ये आपका पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है आपका। तो इन इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब बहाना वहाना मार के उसको मना कर दिया गया था देने से, लेकिन पता चल गया था कितना लगभग है। तो केंद्र सरकार इस दायरे में आते हैं, आरटीआई के दायरे में राज्य सरकार आती है, पंचायती राज्य संस्थाएं आती हैं, स्थानीय निकाय आते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता और प्राप्त और गैर सरकारी संगठन आते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा मैं किसी की मतलब किसी पार्टी की, तो कोई भी पार्टी होती, चाहे कांग्रेस होती, चाहे बीजेपी होती, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती, सबका यही है, पैसा पा जाते हैं तो फिर उसको इलेक्शन में खर्च करते हैं, कोई भी पार्टी हो। ठीक है, ये नेताओं का काम ही है कि पैसा पाना, इलेक्शन में खर्च करना। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट, याद रखेंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया था। तो कौन सा विश्व के देशों में स्वीडन ऐसा पहला देश है जिसने 1766 ईस्वी में, कब 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना के अधिकार को अपने नागरिकों, अब यही प्रदान किया था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जिसने संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया था। कौन सा ऐसा देश है? दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने सूचना के अधिकार को विशेष रूप से उल्लेख किया था, अपने संविधान में ही उल्लेख किया था इसने। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत में सूचना के अधिकार का आंदोलन के ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो सूचना का अधिकार पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, मतलब बताया गया था कि ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में सूचना लिखा गया है क्या? सूचना के अधिकार को शामिल किया गया संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में। किसके द्वारा? SP गुप्ता, ये क्वेश्चन पूछा गया है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना होगा कि SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल किया गया था संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में। अब यहाँ पर देखते हैं, सर्वप्रथम RTI कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिलिंग अहमदाबाद द्वारा। किसके द्वारा? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिलिंग अहमदाबाद द्वारा मतलब RTI कानून मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो ये याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इस PDF को आप फ्री ऑफ कॉस्ट, संतोषी IAS का चैनल है, लगभग 12,000 वहाँ पर मेंबर जुड़ चुके हैं। आप भी जाके वहाँ पर जुड़ के जितना भी और PDF है सब कुछ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा PDF बनाया गया है आपका। अब 2 जो PDF बनने वाले हैं, बहुत ही शानदार PDF बनेंगे, ये इन्वायरमेंट का और आपका मिडाइवल हिस्ट्री का, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं अभी, और इकोनॉमिक्स भी बची है। हम सब कुछ करवाएंगे। वर्ष 1996 में भारत सरकार ने RTI पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा जस्टिस PB सामंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस संघ ने, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 आधारित था SD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर। किसके रिपोर्ट पर? सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था, किस पर? HD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर आधारित था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर RTI अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? तो देश का प्रथम राज्य कौन था? ये तमिलनाडु वर्ष 1977 का था। ठीक है, तो याद रखेंगे, तमिलनाडु था। अब देखिए, RTI अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे क्या थे। अब इसमें क्या मांगा जा सकता है? सूचना के अधिकार में कौन कौन शामिल है, उनके कार्य की, उनके दस्तावेज के बारे में जानकारी, अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है, दस्तावेजों अभिलेखों प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है, उसका मतलब फोटोकॉपी प्राप्त किया जा सकता है, सामग्री का नमूना लिया जा सकता है, प्रिंट आउट लिया जा सकता है, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से भी सूचना प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर
प्रत्येक प्राधिकार के तहत जन सूचना अधिकारी एक होता है, PIO। ठीक है, तो जिसको जन सूचना अधिकारी बोला जाता है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इसको बोला जाता है, कि नियुक्त का प्रावधान सूचना के अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना PIO का दायित्व है। तो ये भी याद रखेंगे, कितने दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना, 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना है। मांगी गई सूचना में व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना है। अगर मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन से स्वतंत्रता से संबंधित होने पर, मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है जो उसके पूरे लाइफ से संबंधित है, तो उसको 48 घंटे के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसा कोई सूचना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है तो जीवन से नहीं रिलेटेड है, तो उसको 30 दिन लगा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। RTI अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि अपवादों का उल्लेख है, जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती। अब ये नहीं सूचना आप मांग सकते हैं कि DRDO में क्या काम चल रहा है, इसरो में क्या काम चल रहा है, ये हमारे सैनिक कहाँ पे बॉर्डर में कहाँ कहाँ खड़े हैं, तो ये सब कोई सूचना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये अपना सूचना दे या ना दे वो उनकी मर्जी है, आप कोई दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, वो गवर्नमेंट चाहेगी, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी, हम ये नहीं कर रहे हैं कोई भी, लेकिन अगर उसमें हम ये नहीं कि सिर्फ DRDO, इसरो या कोई रक्षा मंत्रालय ही, ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ये मतलब आपके इंस्टीट्यूशनल बॉडी हैं जहाँ पर देश की सुरक्षा खतरा में होगी, वो आपको सूचना नहीं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वो गलत हाथों में जा सकती है। ठीक है, तो बस ये भी याद रखिएगा कि कहाँ क्या क्या इसमें हो सकता है। बस आज के लिए बस इतना। ये छोटा सा ही चैप्टर था, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया। हाँ, इसका आप GS, अब इसका आप क्यूज कहाँ करेंगे, क्यूज आपका संतोषी IAS 2.0 एक चैनल है, वहाँ पर यहाँ इसका क्विज करवाया जाता है। जितना भी हमने पढ़ाया है, चाहे विशेष वर्गों के लिए उपबंध या RTI, इसका क्विज आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्विज कर लीजिए, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बस इतना ही था, आप सब बने रहिएगा। NCERT आपका मतलब जल्द ही आएगा। आया था, मैं लाया था NCERT, बट क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया था वॉइस में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आपका स्टार्ट ही होगा, चलेगा। ठीक है, तो अभी आज लेकिन 9 बजे अब डेली चलेगा NCERT, रात में 9 बजे डेली चलेगा NCERT। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।